नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ परमाणु भार, परमाणु संख्या, समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं यह बताने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि परमाणु संख्या क्या होती है। बच्चों, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक प्रकार की वह संख्या है जिस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि किसी रजिस्टर में यदि आपका नाम लिखा हुआ है तो वो नाम एक क्रम पे लिखा रहता है। इसी प्रकार परमाणुओं की भी एक क्रम संख्या होती है। यह क्रम संख्या उनकी परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो बच्चों, वो क्रम संख्या कैसे पता चलेगी कि उस तत्व के परमाणु के नाभिक में यदि कोई कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, वह उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाएगी। परमाणु उदासीन होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमाणु में जितने प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। परमाणु संख्या को इंग्लिश के कैपिटल लेटर Z से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका यह फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि परमाणु की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है, परमाणु संख्या दी हुई है, उसमें कितनी प्रोटॉन की संख्या होगी, तो आप बताएंगे जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या है। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। अब बच्चों आता है एटॉमिक वेट या परमाणु भार। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में हम सब जानते हैं परमाणु का एक छोटा सा नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार से आप समझ में आ रहा है आपको कि उस परमाणु का भार कितना, उसके अंदर भार है। तो यह भार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या से निकलता है। इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसका यह फॉर्मूला है, परमाणु भार यानी कैपिटल ए इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या यानी कि स्मॉल पी, प्रोटॉन की संख्या को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी स्मॉल एन। इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे संख्याओं को, तो परमाणु भार यानी कि कैपिटल ए निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक तत्व है यानी एलिमेंट है जिसको कि कैपिटल ओ से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक यानी कि Z 8 है, परमाणु भार यानी कि 16 है। अब बच्चों, एटॉमिक नंबर हमने अभी पढ़ा, एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन नंबर के। इसलिए एटॉमिक नंबर यदि उसका 8 है तो उसकी प्रोटॉन की नंबर भी 8 होगी। यदि उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8 होगा। अब बच्चों आता है द्रव्यमान संख्या, इसी की निकालूंगी। प्रोटॉन ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या क्या है यहाँ पर, जो कि उसका एटॉमिक नंबर है यानी कि 8, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या है यहाँ पर, ये हमको पता करना है। द्रव्यमान संख्या हमको दी हुई है A यानी कि 16। 16 में से माइनस कर दिया प्रोटॉन की संख्या 8 यानी कि कितना हो गया न्यूट्रॉन संख्या 8। तो बच्चों, इससे हमें पता चला कि ऑक्सीजन एलिमेंट या तत्व के अंदर 8 प्रोटॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही नया टर्म समस्थानिक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, ये मैंने एक उदाहरण लिया है हाइड्रोजन के 3 एटम्स का, जिसको कि हाइड्रोजन ये 1H1 अगर लिखा जाएगा तो ये प्रोटियम के नाम से जाना जाएगा, 1H2 लिया जाएगा तो ये ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाएगा, 1H3 लिया जाएगा तो ये ट्राइटिरियम के नाम से जाना जाएगा। किसी तत्व के वे परमाणु
जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें नीचे जो लेटर 1 लिखा हुआ है, जो संख्या, ये परमाणु संख्या है, और ऊपर की तरफ जो लिखी है ये परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या है। तो अब आप सुनिए, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वह द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3। देखिए इसमें नीचे तीनों में 1 है और यह इसकी परमाणु संख्या है, ये समान है। ऊपर इसमें 1, 2, 3 दिया है जो कि द्रव्यमान संख्या है और जो कि असमान है। तो ये समस्थानिक कहलाते हैं, जिनकी की परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे जानेंगे आइसोबार्स या संभारिक क्या होते हैं। किन्हीं दो तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है। देखिए यहाँ उदाहरण में मैंने पोटेशियम लिया है और ये कैल्शियम तत्व के परमाणु या एटम लिए हैं, जिसका कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 23 है पोटेशियम की, कैल्शियम की है 20, और इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या है 40, और कैल्शियम का भी क्या है 40। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ द्रव्यमान संख्या समान है और यहाँ परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके की द्रव्यमान संख्या समान होती है और एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ऐसे एलिमेंट्स के जो परमाणु हैं वे क्या कहलाते हैं, समभारिक। तो चलिए बच्चों, अब नया टर्म बताती हूँ, वैलेंसी या संयोजकता। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ये हम सबको पता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु, दूसरा परमाणु, और ये ऑक्सीजन का एक और परमाणु, ये दोनों परमाणु, सब तीनों परमाणु आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, अणु। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो किस प्रकार से ये जुड़ेगा, उसकी क्या क्षमता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ेगा, वो एक निश्चित होती है। तो इस क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जो इसकी संयोजित होने की जो क्षमता है, इसको हम कहते हैं संयोजकता। ठीक है बच्चों, H2O, इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, जब एक एक बॉन्ड के साथ में इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये जुड़ते हैं तो यह उसकी क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता। देखिए दूसरा उदाहरण है मीथेन CH4, इसमें कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड्स के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको की जो कि इसकी संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 है क्योंकि उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ 2 है क्योंकि उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है क्योंकि उसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। यहाँ भी हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन की संयोजकता, इसकी अलग अलग, इनकी सबकी संयोजकता क्या है, 1 1। ठीक है, तो बच्चों ये हमने जाना आज कि वैलेंसी क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो मैं समझती हूँ अब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और याद रखने में आसानी रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम थोड़ी देरों बाद मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।